जीनोन एकेडमी के फर्स्ट ईयर्स आज सोच रहे होते हैं कि ये बस एक नॉर्मल क्लास है, जिस पर प्रोफेसर JR अंदर आते हैं और अपने साथ एक रेयर मोनो मेजरिंग डिवाइस लाते हैं जिसमें एक क्रिस्टल ऑर्ब लगा होता है। वो कहते हैं कि इसका पूरा पॉइंट ये पता लगाना है कि कहीं उनके बीच कोई मॉन्स्टर तो हाइड नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर पूरी क्लास में हलचल सी मचती है। जिस पर सबसे पहले आर्गन आगे आता है और ऑर्ब को टच करता है और सिस्टम क्वालिटी 4 और क्वांटिटी 17 दिखाता है, जो कि पिछले साल के एवरेज से ऑलरेडी ऊपर होता है। इसके बाद फ्यूरियन आगे बढ़ता है और क्वालिटी 6 और क्वांटिटी 20 हिट करता है, जो देखकर पूरा रूम कास्प कर जाता है। फिर वहीं एक स्लीपी सा किड डेमियन अचानक जागता है, ऑर्ब को छूता है और क्वालिटी 9 के साथ क्रेजी क्वांटिटी 67 दिखाकर सबकी प्राइड तोड़ देता है। इसके बाद सारी नजरें आस्टा की तरफ घूम जाती हैं। वह क्वाइटली लो रहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, पहले 10 फ्लैश करता है और फिर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने की वजह से एरर स्पिट कर देता है, जिस पर आस्था सिस्टम को रीरन करने के लिए फोर्स करता है और फेक को करके क्वालिटी 3 और क्वांटिटी 15 दिखा देता है। वैसे इसके पीछे एक रीजन है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी रियल पावर्स हाइड कर रहा है। पहले की बात नहीं है जब आस्था हाउस डेक्लन के लिए एक ट्रबल शूटर मेज के तौर पर काम करता था और उसी दौरान वह एक टोम चुरा लेता है, जिस पर असैसिन्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन आस्था सबको एक एक करके टेक आउट कर देता है और आखिरी वाले को जिंदा छोड़ देता है ताकि उसे टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकाल सके। कर रखता है और उससे पूछता है कि इस इंपॉर्टेंट टोम को यूज कैसे करते हैं, लेकिन वह बंदा बता देता है कि उसे खुद नहीं पता। यह सुनकर आस्था रियलाइज करता है कि डेक्लन खुद भी उस टोम की वर्थ नहीं जानता, क्योंकि अगर जानता होता तो उसे किसी रस्टी बेसमेंट में दबाकर नहीं रखता। फिर भी उसके पीछे लोग पड़े हैं, जबकि डेक्लन को खुद नहीं पता कि इसे यूज कैसे करना है, जिस पर हंटर सजेस्ट करता है कि अस्ता टोम उसे दे दे ताकि वह हाउस के हेड से मर्सी के लिए हेल्प कर सके। अस्ता इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और साफ बता देता है कि वह उसे खत्म करने वाला है। तभी अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक टेरिफाइंग और ओवरवेलमिंग ऑरा निकलती है, जिसे आस्था फील करता है। यह ऑरा एक कूल लुकिंग डूड से आ रही होती है, जिसके हाथ में एक केन होती है। वह कोई और नहीं बल्कि फारेन डेक्लन होता है, हाउस डेक्लन का हेड। फेरन आस्था से कहता है कि वह अपना टॉम वापस चाहता है और उसके बाद एक क्विक चैट करना चाहता है। आस्था सामने खड़ी पावर से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वह 10 साल से ट्रबल शूटर रहा है, जिसमें से आधा टाइम उसने हाउस डेक्लन के साथ बिताया है, लेकिन यह पहली बार है जब वह हाउस के हेड को अपनी आंखों से देख रहा है। हाउस डेक्लन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की टॉप मैजिकल फैमिली है और रूमर है कि इसका हेड हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है। अस्ता सेंस कर लेता है कि फरेन कितना डेंजरस है, फिर भी वह कूल प्ले करने का फैसला करता है, जिस पर अस्ता फरेन से पूछता है कि क्या वह किसी और का लूट लेने में इंटरेस्टेड है, जो एक शेमलेस एक्ट है। यह सुनकर फारेन हंसता है, लेकिन अस्ता नर्वस रहता है क्योंकि वह जानता है कि हेड ऑफ द हाउस का खुद सामने होना क्या मतलब रखता है। वह खुद से एडमिट करता है कि फारेन की ऑरा सबसे ओवरवेलमिंग है जो उसने कभी देखी है। फारेन अस्ता को बताता है कि वह उसे इजीली मार सकता है और टोम ले सकता है, लेकिन वह बात करना चाहता है। वह अस्ता से कहता है कि वह हाउस डेक्लन के लिए फिर से काम करे। वह प्रॉमिस करता है कि अगर अस्ता वापस आ जाए और टोम भी दे दे तो उसके सारे सिंस भूल जाएंगे। फारेन मानता है कि अस्ता में रिमार्केबल टैलेंट है और वह इसे वेस्ट नहीं होने देना चाहता। फारेन इस बात से इम्प्रेस्ड होता है कि अस्ता ग्रे जोन से होने के बावजूद इतनी इफेक्टिव टेक्निक्स मास्टर कर चुका है। वह स्वीट टॉक करते हुए कहता है कि अगर हाउस डेक्लन उसकी हेल्प करे तो अस्ता बहुत ऊंचा सोर कर सकता है। सब कुछ गिनाने के बाद वह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता है, यानी टोम वापस करना। तब अस्ता कहता है कि वह उसकी कंडीशंस मानने के लिए अग्री करता है, जिस पर फारेन राहत की सांस लेता है, लेकिन आस्था तुरंत बताता है कि उसकी भी एक कंडीशन है। इसके बाद अस्ता सबसे रूथलेस डिमांड रखता है। वह फारेन से कहता है कि हाउस की सीट उसे सौंप दे, तभी वह टोम लौटाने के बारे में सोचेगा। अपनी रूथलेसनेस दिखाने के लिए आस्था उस हॉस्टेज को फिनिश कर देता है। यह देखकर फारेन गुस्से में आ जाता है और आस्था को बताता है कि उसने जो पाथ चुना है उस पर वह मर सकता है। आस्था जानता है कि फारेन गलत नहीं है, फिर भी वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सिर्फ इसलिए कि वह उनकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस मेजर करना चाहता है। फारेन आस्था के ब्लू अटैक को आसानी से अपने रेड शील्ड से ब्लॉक कर देता है, जिस पर फारेन समझ जाता है कि आस्था को लेसन सिखाना जरूरी है। कूल खड़ा रहते हुए और ऑरा फार्मिंग करते हुए वह एक पावरफुल मैजिक ब्लास्ट
छोड़ता है जो आस्था को पीछे फेंक देता है। आस्था ऑलमोस्ट जल जाता है, लेकिन लकी होता है कि बच निकलता है। तभी उसे असली पावर का अंदाजा होता है जो हाउस के हेड के पास है। आस्था को अटैक करने का कोई ओपनिंग नहीं मिलता, और जैसे ही फारेन नोटिस करता है कि वह थॉट में खो गया है, वह उस पर एक और अटैक कर देता है। फिर फारेन बताता है कि स्ट्रेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आस्था से बहुत ऊपर है। जल्द ही आस्था खुद को एक ऐसे पावरफुल मैजिक अटैक के सामने पाता है जिससे वह बच नहीं सकता। वह स्मैश हो जाता है, लेकिन फेरन होल्ड बैक करता है और यह बात आस्था को बता देता है। वह कहता है कि वह अभी उसे मारना नहीं चाहता, सिर्फ बात करना चाहता है। जिस पर आस्था पूछता है कि अगर वह सच में हाउस डेक्लन वापस लौटने के लिए अग्री कर जाए तो क्या होगा। फारेन जवाब देता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करेगा। यह सुनकर आस्था खुश होता है कि दोनों क्लियर हैं, और फिर वह एक और मैजिक अटैक प्रिपेयर करता है। आस्था कहता है कि वह अब किसी का मैसेंजर या डॉग बनकर नहीं रहेगा। वह अपनी सारी पावर मैजिक अटैक में डाल देता है और लाइटनिंग की तरह बर्न करता हुआ फारेन की तरफ जंप करता है, यह कहते हुए कि वह कैनल में वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आस्था का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक भी फारेन की डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अब फारेन फाइनली डिसाइड करता है कि वह दिखाएगा कि रियल पावर क्या होती है। आस्था को समझ आने से पहले ही वह एक पावरफुल मैजिक अटैक से हिट हो जाता है और उसका दिमाग उसके पास्ट में चला जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो फारेन उसके ऊपर खड़ा होता है और नीचे देख रहा होता है। फारेन उससे पूछता है कि क्या उसने ट्रू पावर देख ली है। आस्था मान लेता है कि फारेन वाकई बहुत स्ट्रांग है, और जब फारेन बात करना चाहता है तो आस्था पूछता है कि क्या वह उसे फिर से ट्रबल शूटर बनने देगा, जिस पर फारेन बताता है कि वह उसे ट्रबल शूटर से भी ज्यादा बनाना चाहता है। असल में वह चाहता है कि आस्था बोंगशिन फैमिली का हेड बने। यह सुनकर आस्था शॉक में चला जाता है, क्योंकि हाउस डेक्लन इतनी पावरफुल है कि थ्रोन तक चैलेंज कर सकती है। आस्था समझ जाता है कि वे उसे बंगशन फैमिली का हेड बनाकर अपने वैसल हाउस के तौर पर लॉयल्टी चाहते हैं। आखिरकार आस्था को फारेन का रियल गोल समझ में आ जाता है। वह अपने स्टोरेज स्पेस से टाइम निकालता है। इसे देखकर फेरन स्माइल करता है और कहता है कि वह आस्था और टाइम दोनों चाहता है। वह खुश होता है कि आस्था फाइनली राइट चॉइस ले रहा है। लेकिन जैसे ही वह टोम लेने वाला होता है, आस्था उसे आग लगा देता है, जिसे देखकर फारेन शॉक हो जाता है। फारेन पूछता है कि वह क्या कर रहा है, जिस पर आस्था बताता है कि उसका कभी भी टोम देने का इरादा नहीं था। फारेन आस्था को भरोसा दिलाता है कि वह बहुत हॉरिबल तरीके से मरेगा। इसके बाद आस्था रिवील करता है कि वह ट्रबल शूटर पैसों के लिए नहीं बना था। वह गुस्से में है क्योंकि उसके एक टीममेट को डेक्लन के यंग मास्टर ने फॉरबिडन मैजिक से डिवावर कर लिया था। उस इंसिडेंट के बाद डेक्लन ने सब कुछ कवर अप कर दिया था। यह सुनकर फारेन शॉक हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आस्था बदले के लिए उनके पीछे आया है। आस्था साफ करता है कि वह बस अपने मरे हुए टीममेट्स के लिए जस्टिस चाहता था। वह फारेन को यह भी बताता है कि उसकी रीसेंट स्ट्रीक उसके लिए रिटायरमेंट जैसा एक्ट थी। इसके बाद आस्था कहता है कि ये उसके लास्ट वर्ड्स हैं। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, फारेन उसे आग में जला देता है और कहता है कि जलो और अपने चॉइसेस पर रिग्रेट करो। लेकिन जलते हुए भी आस्था फारेन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। आस्था हर चीज छोड़ने के लिए तैयार था, बस वह हाउस डेक्लन के लिए दोबारा काम नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे आग उसे कंज्यूम करती है, आस्था इसे फ्रीडम मानता है और कसम खाता है कि अगर उसे कभी रिबॉर्न होने का चांस मिला तो वह अपना रिवेंज सही तरीके से लेगा। तबीयत अचानक आस्था कुछ अजीब फील करता है, जैसे टाइम रुक गया हो। वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन किसी वजह से उसके हाथ में टोम अब भी एक्टिव रहता है। आस्था देखता है कि उसके पूरे बॉडी पर मैजिक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, और यही आखिरी चीज होती है। जब आस्था अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक गंदी सी जगह में पाता है जहां वह एक बेगर होता है। वह आसपास देखता है और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वह किसी तरह पास्ट में लौट आया है। वह उस टाइम में वापस आ गया है जब वह ग्रे जोन में एक किड था। आस्था एक लेक की तरफ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखता है ताकि कंफर्म कर सके कि वह सच में वही है, बस खुद का यंगर वर्जन। उसके चेस्ट पर आग का मार्क अब भी होता है, भले ही वह टाइम में पीछे आ चुका है। उसे नहीं पता कि वह पास्ट में कैसे लौटा, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि इसमें टोम मैजिक का ही कुछ रोल रहा है। वह यह भी समझ जाता है कि टोम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हाउस के हेड ने उसके पीछे इतनी दूर तक चेस किया था। लेकिन टोम के बारे में उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वह अब भी श्योर नहीं है। फिर भी पास्ट में लौटकर और दूसरा चांस मिलने के बाद आस्था मानता है कि अब उसे अपने गोल में सक्सीड होना है। वह अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है, जो उसके कॉमरेड्स का भी मिशन था। आस्था को याद आता है कि उसने और उसके कॉमरेड ने एक बार बात की थी कि
कि वे लोअर क्लास में क्यों हैं। उसका कॉमरेड बताता है कि अगर वे एजुकेटेड होते तो उनकी जिंदगी काफी बेटर होती, वे उन रिच ट्रैश लोगों के स्लेव्स नहीं बनते जो उन्हें यूज कर रहे हैं। इसी वजह से आस्था ने रिटायर होने का प्लान बनाया था ताकि वह एक लाइब्रेरी बना सके। वह ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहता है जहां कोई भी पैसा, स्टेटस या जेंडर के बिना फ्रीली बुक्स पढ़ सके। वह इसे और आगे ले जाना चाहता है और एक टॉवर भी बनाना चाहता है। उसे टॉवर की जरूरत नहीं है, वह बस इमेजिनेशन के लिए इसे बनाना चाहता है। इसके अलावा वह डेक्लन हाउस की सीक्रेट टेक्निक को अपनी बुक के फर्स्ट पेज पर डालने का प्लान बनाता है ताकि ग्रे जोन के सबसे गरीब लोग भी उस सीक्रेट तक पहुंच सके। वह पहले से ही इमेजिन कर रहा होता है कि यह कितना ड्रेडफुल होने वाला है, लेकिन अब बस एक ही चीज बचती है, मैनुअल उसे मिलेगा कैसे। वह अपने ईविल प्लान को एंजॉय ही कर रहा होता है कि अचानक एक किक उसके चीक पे लगती है। वह पलटकर देखता है तो एक एंग्री डूड उससे पूछता है कि वह कहाँ था। वह आस्था को लगातार किक करता रहता है और कहता है कि वह उसके लिए सीड बचाकर रखे हुए था, लेकिन आस्था कहीं दिखाई नहीं दिया। आस्था को याद करना मुश्किल होता है कि ये डूशबैग कौन है जिसने उसे पंचिंग बैग बना दिया है। वह किसी को भी खुद को ट्रैश की तरह ट्रीट करने देने के लिए तैयार नहीं होता और उस ड्यूड की टांग पकड़ लेता है। वह उसे बताता है कि उसने उसे 7 बार मारा है, लेकिन वह उसे 70 गुना वापस देगा। आस्था उस ड्यूड के चेस्ट पर पंच करता है, लेकिन उसका बॉडी कमजोर होता है और उसका रिस्ट स्प्रेन हो जाता है। यह देखकर आस्था खुद शॉक में चला जाता है और जब वह अभी भी कंफ्यूज्ड होता है तभी उसे फेस पर फिर से पंच पड़ता है। वह ड्यूड फिर से आस्था को पूरी तरह मारना शुरू कर देता है। आस्था दर्द से रोने लगता है क्योंककि किक्स बहुत पेनफुल होते हैं। मारपीट चलती रहती है जब तक आस्था को एक ओपनिंग नहीं दिखती और वह उस ड्यूड को लेक में धक्का दे देता है। इससे पहले कि वह ड्यूड उठ पाए, आस्था वहां से भाग जाता है। वह ड्यूड पानी से बाहर निकलकर पूछता है कि वह क्यों भाग रहा है, जिस पर आस्था जवाब देता है कि वह भाग नहीं रहा बल्कि टैक्टिकल रिट्रीट कर रहा है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसका चेहरा याद रखेगा। वह कहता है कि वह हर हिट को दिल पर रखेगा क्योंकि वह एक वेटरन ट्रबल शूटर रहा है और क्विट शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं है। वह रिवेंज जरूर लेगा। आस्था एक एली में छिप जाता है और अपने स्प्रेन्ड रिस्ट को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बॉडी इतना वीक है कि बस एक पंच से टूट गया। वह फिलहाल अपने सपने को साइड में रख देता है और अपने वीक और ट्रैशी बॉडी को ट्रेन करने का फैसला करता है। तबीयत अचानक एक रेड आई वाला किड सामने आता है और आस्था से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। यह सुनकर आस्था शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। किड कैजुअली जवाब देता है कि उसे नहीं पता वो कौन है। आस्था अंदाजा लगाता है कि यह किड किसी नोबल फैमिली का लगता है और शायद पावर स्ट्रगल में नीचे गिर गया है। वह उसे एक वॉकिंग प्रिटी लिटिल बॉम्ब क्लासिफाई करता है। इसके बाद वह किड खुद को डेमियन बताता है। आस्था सोच में पड़ जाता है कि ये क्रीपी किड उसे घूर क्यों रहा है और अजीब बातें क्यों कर रहा है। वह मजबूर होकर उससे पूछता है कि क्या वह मेंटली स्टेबल है। डेमियन कहता है कि उसकी कोई मॉम नहीं है और आस्था जवाब में कहता है कि उसका भी कोई डैड नहीं है, जैसे दोनों बेस्ट ऑफन बनने की कंपटीशन कर रहे हो। आस्था सजेस्ट करता है कि वे दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएं क्योंकि वह डेमियन जैसे टिकिंग टाइम बॉम्ब के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन थोड़ी देर बाद भी डेमियन वहीं खड़ा रहता है, जिसे देखकर आस्था और क्रीप्ड आउट हो जाता है। वह पूछता है कि क्या वह जाएगा या नहीं, जिस पर डेमियन शॉकिंग तरीके से कहता है कि वह उसके साथ ही जाएगा। आस्था के दिमाग में आता है कि उसे इस किड को स्मैक कर देना चाहिए, शायद इससे वह होश में आ जाए, लेकिन वह बस डैमियन से दूर रहने को कहता है। तभी डैमियन अपने सिर को छूता है जहां उसे चोट लगी होती है और कहता है कि वह उसे हील कर सकता है। उसके चेहरे पर क्रीपी स्माइल होती है और वह एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल कास्ट करता है जिससे हीलिंग पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। आस्था पहले सोचता है कि यह मैजिक टच है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वह गलत है। यह मैजिक टच नहीं बल्कि हीलिंग लाइट है। यह हाउस ब्लैंडोर की सीक्रेट टेक्निक होती है। आस्था को याद आता है कि हाउस ब्लैंडोर हाउस डेक्लन की वजह से गिर गया था। वह यकीन नहीं कर पाता कि वह किसी इतनी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व हो चुका है। वह सोचता है कि ब्लैंडोर फैमिली का किड ग्रे जोन में क्यों है, क्योंकि इस टाइम पर तो ब्लैंडोर फैमिली स्ट्रांग होनी चाहिए। इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ आस्था डेमियन को नाम से बुलाता है और डेमियन एक्साइटेड होकर जवाब देता है, अपनी दूसरी आंख दिखाते हुए जो ग्रीन कलर की होती है, यानी उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। डेमियन की आंखें देखकर आस्था को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ जाती है जिसे वह भूल चुका था। ऑड आइज वाला यही किड आगे चलकर ब्लैंडोर का मॉन्स्टर बनता है, वही मैड बुचर जिसे मारने की कोशिश करो तो भी वह मरता नहीं है। डेमियन हीलिंग खत्म करने के बाद जमीन पर बैठकर एंट्स
गिनने लगता है, बिल्कुल एक नॉर्मल किड की तरह, और आस्था पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। रिग्रेशन से पहले जब आस्था ट्रबल शूटर था, उसे और उसके कॉमरेड्स को डेक्लन फैमिली से ऑर्डर मिला था कि वे ब्लैंडोर फैमिली के पास जाएं। कहा गया था कि वहां एस्टेट में एक मॉन्स्टर है। जब आस्था और उसके कॉमरेड्स वहां जा रहे थे तो उन्हें लगा कि मॉन्स्टर कोई ओगर या वैसा ही कुछ होगा, लेकिन जब वे एस्टेट पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक सीन देखा। वहां डेमियन लोगों को ऐसे फाड़ रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो। वह एंडलेस हीलिंग मैजिक कास्ट कर रहा था और एक मैडमैन की तरह हंसते हुए फाइट कर रहा था। यही वो जगह थी जहां उसे ब्लैंडोर का मॉन्स्टर कहा जाने लगा, वो बुचर जो मारने की कोशिश करने पर भी मरता नहीं है। ये सब याद करके आस्था डिसाइड करता है कि वह फिलहाल इन मेमोरीज को साइड में रखेगा और प्रेजेंट पर फोकस करेगा। वह सोचता है कि ब्लैंडोर फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट उसके सामने क्या कर रहा है। असल में वही हाउस का अकेला हेir है, जिस वजह से उसका ग्रे जोन में होना काफी वियर्ड लगता है। तब डैमियन एक अजीब सा सुझाव देता है। वो आस्था से कहता है कि उन्हें खाना खाना चाहिए। डैमियन बताता है कि उसकी माँ ने कहा था कि हेल्थी रहने के लिए खाना जरूरी है, और वह आस्था की वीकनेस का रीजन भी यही मानता है कि वह ठीक से खा नहीं रहा है। आस्था के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि किड की बात सही लगती है। इसके बाद आस्था उससे पूछता है कि क्या उसके पास पैसे हैं। डेमियन हाँ कहता है और गोल्ड कॉइन से भरी एक पाउच निकालता है। इसे देखते ही आस्था का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक जाता है और वह तुरंत डिक्लेयर कर देता है कि वह और डेमियन अब फ्रेंड्स हैं। डेमियन अचानक बनी इस फ्रेंडशिप से शॉक हो जाता है, लेकिन आस्था स्मूथली बात घुमा लेता है। वह डेमियन से कहता है कि फ्रेंड्स आमतौर पर जो उनके पास होता है वो शेयर करते हैं। डेमियन उसकी बातों में आ जाता है और अग्री कर लेता है। आस्था खाने का सजेशन देता है और डेमियन तुरंत रेडी हो जाता है। खाना खाने के बाद वे दोनों एक शेल्टर में चले जाते हैं। आस्था का पेट खाना से भरा होता है, जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। डेमियन हैरानी से बताता है कि जिस जगह उन्होंने खाना खाया उसके ऊपर एक घर भी है। वह कहता है कि वह अब तक बाहर ही सोता रहा है और अचानक मेंशन करता है कि उसका भी कोई डैड नहीं है। आस्था उसे करेक्ट करता है और कहता है कि उसका डैड है, लेकिन डेमियन इस बात को मानने से मना कर देता है। फिर आस्था उससे पूछता है कि क्या उसकी मॉम है, जिस पर डेमियन कहता है कि उसकी भी नहीं है। असल में डेमियन मानता है कि जब तक वे उसके पास नहीं है तब तक उनका एग्जिस्ट करना ही बेकार है। अब आस्था को पूरा सिचुएशन समझ में आने लगता है और वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह डेमियन से पूछता है कि वह कब से अकेला है। डेमियन बताता है कि फैमिली से भागने के बाद वह 10 बार सो चुका है। आस्था सोचता है कि शायद डेमियन का पीछा किया जा रहा है, क्योंकि वह सिर्फ 10 बार सोने की बात कर रहा है। आस्था इसे 10 दिन मान लेता है। तभी डेमियन कैजुअली बताता है कि वह नेनप्स भी लेता है, कभी कभी एक दिन में 2 बार, लेकिन टोटल नेनप्स की काउंट भी 10 ही है। यह सुनकर आस्था कंक्लूड करता है कि डेमियन कम से कम 3 से 4 दिन से अपने फैमिली से दूर है। डेमियन एक नॉर्मल किड की तरह बिहेव करता है और आस्था रियलाइज करता है कि जो लोग आगे चलकर मैड बनते हैं वे कभी इनोसेंट भी होते हैं। डेमियन पूरी तरह अकेला होता है, जिस पर आस्था डिसाइड करता है कि वह उसका नैनी बनेगा और ब्लैंडोर फैमिली से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि फ्यूचर में जब डेक्लन फैमिली से फेस ऑफ होगा तब यह कनेक्शन काम आएगा। फिर भी आस्था का दिमाग उस डूड पर अटका रहता है जिसने उसे 57 बार मारा था। सोने से पहले आस्था डेमियन से कहता है कि उसे डिस्टर्ब न करे, क्योंकि उसे कुछ जरूरी करना है। डेमियन तुरंत समझ जाता है कि आस्था ब्रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहता है। आस्था की पास्ट लाइफ में उसने अपनी मैजिक फाउंडेशन बहुत बेसिक चीजों पर रखी थी। इसी वजह से वह नोबल हाउसेस में स्नीक करके स्पेल्स चुराने जाता था। कई बार वह लगभग मर ही गया था, लेकिन उसने कई स्पेल्स हासिल कर लिए थे, जैसे नाइट्स का इस्तेमाल किया जाने वाला हार्डन्ड बॉडी स्पेल। उसने और भी स्पेल्स हासिल किए थे, लेकिन असली पावर से उसका सामना तब हुआ था जब वह मरने ही वाला था। इस बार आस्था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। जिस स्पेल को वह सीखना चाहता है वह डिक्लन हाउस की फाउंडेशनल आर्ट है, हेवनली ओरिजिन टेक्निक। ये एक फाउंडेशन बेस्ड आर्ट है जो मना के सभी एट्रीब्यूट को अकोमोडेट कर सकती है। आस्था ने इसे पहले रिसर्च के दौरान मेमोराइज किया था और अब वह फाइनली इसे यूज कर सकता है। इसे ब्रीडिंग टेक्निक कहा जाता है। जैसे ही वह इसे एक्टिवेट करता है उसे फील होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पावर की वेव उसके अंदर सर्च कर रही है, जैसे लावा उसे जला रहा हो। दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आस्था उसे इंड्योर करने का फैसला करता है। वह देखता है कि उसके बॉडी की इंप्यूरिटीज जलकर बाहर निकल रही हैं। ये टेक्निक सिर्फ हाई
हाई लेवल नोबल्स के लिए होती है, जो मना को सर्किट्स में फोर्स करके इम्प्यूरिटीज जला देती है। आस्था पूरी तरह इस प्रोसेस में डूब जाता है और खुद को एक मना पूल में सबमर्ज्ड पाता है। जब वह इस पेनफुल प्रोसेस से बाहर आता है तो डेमियन सो चुका होता है। आस्था शॉक हो जाता है जब वह देखता है कि उसके सर्किट्स में कोई इम्प्योरिटी बची ही नहीं है। इतना ही नहीं, उसका मना पूरी तरह प्यूरिफाइड होता है, उसकी पास्ट लाइफ से भी ज्यादा। फिर भी आस्था जानता है कि इसके बावजूद डेक्लन को हराना अभी भी इम्पॉसिबल है, लेकिन उसकी चांसेस जरूर बढ़ गई हैं। वह खुद को मोटिवेट करता है कि वह एक ट्रबल शूटर है जो कभी हार नहीं मानता। बाद में आस्था डेमियन के बालों का कलर बदलकर ब्राउन कर देता है और उसके कपड़े भी चेंज करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी हाइड रह सके। ऊपर से वो उसे कैप भी पहनने को देता है। डेमियन फिर पूछता है कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, जिस पर आस्था कहता है कि अब वे केओस फैलाने जा रहे हैं। कुछ ही देर में आस्था उस ड्यूड को ढूंढ लेता है जिसने उसे 57 बार मारा था। जैसे ही वह आस्था को देखता है वह पूछता है कि वह कहाँ था, लेकिन इससे पहले कि वह और ट्रैश टॉक कर पाए, आस्था उसे पेट में पंच मार देता है। यह पंच उसके पूरे बॉडी सिस्टम में दर्द की वेव भेज देता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। आस्था को खुद पर प्राउड फील होता है कि उसने सही जगह मारी है, लेकिन वह अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसका प्लान उसे 123 बार मारने का है। जल्द ही पूरे हाउस को हंगामे का पता चल जाता है और सब बाहर आ जाते हैं। उन्हें दिखता है कि उनका सबसे छोटा मेंबर ही इस सब का रीजन है। आस्था अंदर ही अंदर वाइल्ड चीजें इमेजिन कर रहा होता है जो वह उनके साथ करना चाहता है। वह अपना गुस्सा निकालना शुरू करता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। वह अपनी पंचेस को और पेनफुल बनाने के लिए फिस्ट्स में माना भरता है। डेमियन पीछे खड़ा होकर आस्था की फ्यूरी को एंजॉय करता है। डेमियन सिचुएशन को और खराब कर देता है क्योंकि वह लोगों को हील करने लगता है ताकि आस्था उन्हें और ज्यादा पनिशमेंट दे सके। सबसे पहले वह उसी ड्यूड को हील करता है जिससे आस्था की दुश्मनी है। वह ड्यूड सोचता है कि डेमियन उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन तभी आस्था उसे पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि कितने हिट्स बाकी हैं। जब आस्था फिस्ट से मार मार कर थक जाता है तो वह केन्स का इस्तेमाल शुरू करता है। वह मेन ड्यूड को इतनी जोर से मारता है कि उसके पीछे सिवियर हीट निकलने लगती है। फिर भी आस्था रुकता नहीं है। वह डेमियन को हील करने के लिए बुलाता है ताकि प्रोसेस फिर से रिपीट हो सके। विक्टिम्स को लगता है कि उनके सामने बच्चे नहीं बल्कि डेविलिश मेनियक्स हैं जो उनकी प्रेशियस लाइफ के पीछे पड़े हैं। पूरे दिन मारने के बाद आस्था फाइनली रुकने का फैसला करता है। आइसिंग ऑन द केक की तरह वह अपने विक्टिम्स को उनकी हेल्प के लिए थैंक्स भी कहता है। उसने उन्हें पंचिंग बैग्स की तरह यूज किया होता है और उसे बहुत फुलफिल्ड फील होता है। हर एक पर उसने 100 से ज्यादा हिट्स पूरे कर लिए होते हैं जो टोटल मिलाकर 1000 से ज्यादा बनते हैं और उसे खुद पर प्राउड फील होता है। विक्टिम्स का लीडर पोलाइटली आस्था से पूछता है कि क्या वे जा सकते हैं और आस्था हाँ कह देता है। वह ड्यूड सटली आस्था को याद दिलाता है कि यह उसका हाउस है, मतलब आस्था को ही यहाँ से निकलना चाहिए। आस्था ये समझ जाता है और उसे ऐसी स्केरी ऑरा से घूरता है कि वह ड्यूड और उसके कॉमरेड्स डरकर कोने में सिमट जाते हैं। तभी आस्था को फील होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वह सेंस करता है कि आने वाला पर्सन स्किल्ड है, बिल्कुल एक ट्रबल शूटर की तरह। यही आस्था को रियलाइज होता है कि शायद यह पर्सन डेमियन के पीछे आया है। वह शॉक होता है कि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी उन्होंने डेमियन को ढूंढ लिया है। आस्था रियलाइज करता है कि वह एक बैड पोजीशन में है, लेकिन वह बैठकर अटैक का इंतजार करने वाला नहीं है। अपनी पास्ट लाइफ में ट्रबल शूटर होने की वजह से वह पहले भी कई डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस कर चुका है और यह भी उन्हीं में से एक है। वह जितना माना इकट्ठा कर सकता है उतना गैदर करता है और उसे कई बार कंप्रेस करता है। इसके बाद वह एक माना बुलेट बनाता है और उसे सीधे उस पर्सन की तरफ एम करता है जो उनकी तरफ चार्ज कर रहा होता है। आस्था शॉट फायर करता है, लेकिन तभी वह डूड अचानक नी स्लाइड करता है और उसे टॉर्च कर लेता है। उसी मोमेंट वह जोर से डेमियन का नाम चिल्लाता है और उसे मास्टर कहकर बुलाता है। वह ड्यूड स्लाइड करता हुआ डेमियन तक पहुंचता है और तभी पता चलता है कि डेमियन उसे जानता है। असल में वह फैमिली का बटलर होता है और उसका नाम अल्फ्रेडो है। अल्फ्रेडो डामिन को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन किड उसे छोड़ने के लिए कहता है। अल्फ्रेडो मना कर देता है और कहता है कि उसे डामिन को वापस फैमिली के पास ले जाना है। आस्था बस उनके पीछे खड़ा होकर यह वियर्ड सीन अनफोल्ड होते हुए देखता रहता है। तभी उसे समझ में आता है कि डेमियन अपने फैमिली से भागा हुआ है। इंट्रोडक्शंस खत्म होने के बाद अल्फ्रेडो आस्था को भी ऑफर देता है कि वह उनके साथ स्टेट चल सकता है क्योंकि डेमियन उससे काफी अटैच्ड हो चुका है। आस्था एक पल के लिए ऑफर के बारे में सोचता है। उसे बस इतना पता है कि ये एक प्रेस्टिजियस फैमिली है, लेकिन उनके रियल इंटेंशंस उसे पूरी तरह समझ में नहीं आते। फिर भी वह पहले से कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहा था और फैमिली का टेरिटरी सिटी के रास्ते में ही पड़ता है, जिस वजह से उसे यह कन्वीनियंट लगता है। ज़ेनन एकेडमी भी पास में ही होती है और क्योंकि एकेडमी की लाइब्रेरी टॉप नॉच है, आस्था वहां जाने का प्लान बनाता है ताकि फ्यूचर में अपनी लाइब्रेरी बनाने की तैयारी कर सके। सब कुछ सोचने के बाद आस्था ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी ही देर में वे फैमिली एस्टेट पहुंच जाते हैं। आस्था कैरी
कैरेज से उतरता है और रियलाइज करता है कि यह उसका एस्टेट में पहला ऑफिशियल विजिट है। पहले ही काफी देर हो चुकी होती है, जिस पर अल्फ्रेडो रेस्ट करने का सजेशन देता है। वह मेड लैनकन्सी से कहता है कि किड्स का ध्यान रखे। लैंस डेमियन को बहुत कोल्ड नजरों से देखती है और डामन तुरंत समझ जाता है कि उसका मामला खराब है। उसी रात अल्फ्रेडो मेट्रन गामो के चेम्बर्स में जाता है। वह गामो को बताता है कि डामन ग्रे जोन में था और वह उसे वापस ले आया है। गामो एक इम्पल्सिव वुमन होती है और गुस्से में एक अटैक स्पेल अनलीश कर देती है, इससे पहले कि उसे पता चले कि उसका बेटा बिल्कुल सेफ है। वह राहत की सांस लेती है और अल्फ्रेडो भी ऐसा ही करता है। उसे पता होता है कि डेमियन को चोट पहुंचाना किसी के लिए डेथ सेंटेंस से कम नहीं होता। असल में गामो को कभी ब्लड विच कहा जाता था और उसका गुस्सा प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल है। इसके बाद गामो अल्फ्रेडो की मेहनत की तारीफ करती है। अल्फ्रेडो जाने से पहले बताता है कि एक और बात है। वह गामो को बताता है कि डामन के नए फ्रेंड आस्था ने उसकी प्रेजेंस उसे दिखने से पहले ही नोटिस कर ली थी। रिएक्शन में आस्था ने ऑलरेडी काउंटर अटैक प्रिपेयर कर लिया था। अल्फ्रेडो बताता है कि आस्था माना बुलेट वील्ड कर रहा था जब उनका सामना हुआ। यह सुनकर गामो इम्प्रेस्ड हो जाती है और मानती है कि ग्रे जोन से आने वाले के लिए यह इनक्रेडिबल टैलेंट है। इसी वजह से अल्फ्रेडो मेट्रन से एक फेवर मांगता है। अगले दिन आस्था अल्फ्रेडो की एक रिक्वेस्ट पर जागता है, जिसमें वह उसे अपना सक्सेसर बनने को कहता है। यह सुनकर आस्था शॉक हो जाता है और अल्फ्रेडो को राहत मिलती है कि आस्था सरप्राइज हो गया। उसे पूरा भरोसा होता है कि आस्था इस रेयर अपॉर्चुनिटी को तुरंत एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अल्फ्रेडो तब स्टन्ड रह जाता है जब आस्था अचानक ऑफर रिफ्यूज कर देता है। अल्फ्रेडो को लगता है कि शायद उसके कान खराब हो गए हैं। यहाँ तक कि डेमियन भी शॉक हो जाता है कि आस्था ने ऑफर ठुकरा दिया। आस्था मानता है कि ऑफर बहुत बड़ी है, लेकिन वह अल्फ्रेडो को बता देता है कि वह चीजों को जैसा है वैसा ही पसंद करता है। अल्फ्रेडो तुरंत समझ जाता है कि आस्था ग्रे जोन में पैदा हुआ है और उसने नेचुरल टैलेंट से मैजिक सीखी है। इसी वजह से वह इतना कॉन्फिडेंट है। इसके बाद अल्फ्रेडो आस्था का कॉन्फिडेंस क्रश करने की कोशिश करता है और बताता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसे उसके डेंजर्स का अंदाजा नहीं है। वह आस्था की तुलना एक बड़े कैनियन में गॉब्लिन से करता है, लेकिन आस्था उसे करेक्ट करता है और कहता है कि उसे खुद को वाइवर्न जैसा फील होता है। यह सुनकर अल्फ्रेडो शॉक हो जाता है और डिसाइड करता है कि वह आस्था को दिखाएगा कि उसका मतलब क्या है। वह आस्था को बटलर ट्रेनिंग हाउस ले जाता है, जहां ट्रेनीज अपनी सेशन में होते हैं। अल्फ्रेडो प्राउडली आस्था को यह ग्रैंड स्पेक्टिकल दिखाता है। वह बताता है कि ये सारे किड्स आस्था की एज के हैं और हाउस ब्लैंडोर के टैलेंट्स माने जाते हैं। आस्था उन्हें ध्यान से देखता है और मानता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत प्रिसाइज है, जो उन्हें किड्स जैसा लगने नहीं देती। फिर भी वह इंप्रेस नहीं होता। आस्था अल्फ्रेडो से कहता है कि वह उनकी ऑरा फील कर सकता है, जिसे सुनकर अल्फ्रेडो खुश होता है। वह फिर से पूछता है कि क्या आस्था ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि वह भी इन किड्स की तरह शाइन कर सकता है। लेकिन आस्था एक बार फिर रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि उसे लाइट से नफरत है। तभी ट्रेनीज में से एक किड विंस्टर हाथ उठाता है। वह अल्फ्रेडो से कहता है कि उसके पास एक सजेशन है। विंस्टर मानता है कि आस्था टैलेंटलेस है, इसी वजह से उसने ऑफर रिजेक्ट किया है। वह यह भी कहता है कि आस्था उनकी ग्रेटनेस को समझ ही नहीं सकता और वह उसे दिखाना चाहता है। वह बेसिकली आस्था के खिलाफ डुएल चाहता है। अल्फ्रेडो विंस्टर की कॉकीनेस फील करता है, फिर भी वो अलाउ कर देता है। वह आस्था से पूछता है कि क्या वह ड्यूएल के लिए रेडी है। आस्था समझ जाता है कि विंस्टर ड्यूएल क्यों चाहता है, क्योंकि सारे ट्रेनीज उसे राइवल मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि आस्था कोई लकी ड्यूड है जो अचानक कहीं से आ गया है और उसे चीफ बटलर का सक्सेसर बनने का ऑफर मिल गया है। आस्था ड्यूएल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या वह अपना ओपोनेंट चूज कर सकता है। अल्फ्रेडो उसे हाँ कह देता है। आस्था विंस्टर की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन वही नहीं रुकता। वह चार और ट्रेनीज की तरफ भी इशारा करता है। यह देखकर सब शॉक हो जाते हैं जब आस्था बताता है कि वह 5v1 चाहता है। विंस्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और आस्था उसे कहता है कि अगर वह डर रहा है तो पीछे हट सकता है। अल्फ्रेडो यह देखकर हंसता है और समझ जाता है कि आस्था में वो चार्ज है जो उसके सक्सेसर में होना चाहिए। अल्फ्रेडो आस्था से पूछता है कि क्या वह अपनी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है और आस्था हाँ कह देता है। अल्फ्रेडो कहता है कि अगर आस्था डुएल में 1 मिनट तक टिक गया तो वह उसे एक गिफ्ट देगा, लेकिन अगर वह फेल हुआ तो उसे सक्सेसर बनना ही पड़ेगा। आस्था अल्फ्रेडो की आवाज में डेस्परेशन फील करता है, लेकिन वह चैलेंज से डरता नहीं है। अग्रीमेंट होने के बाद अल्फ्रेडो उन्हें रिंग में जाने को कहता है। ट्रेनी इंस्ट्रक्टर मजबूर होकर अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या यह सब डेंजरस नहीं है। अल्फ्रेडो मानता है कि यह डेंजरस है,
है, लेकिन वह आस्था को उसकी एरोगेंस से बाहर निकालना चाहता है। इंस्ट्रक्टर डर जाता है क्योंकि वह डामेन के गेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। वह डामेन के पास जाकर बताता है कि उसका फ्रेंड डेंजर में है और ड्यूअल रुकवाने को कहता है, लेकिन डेमियन सरप्राइज कर देता है क्योंकि वह फाइट के लिए एक्साइटेड होता है। वह खुद भी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन लांस उसे रोकती है और कहती है कि अगर वह इन्वॉल्व्ड हुआ तो गामो उसे डांटेगी। इसके बाद अल्फ्रेडो इंस्ट्रक्टर से मैच स्टार्ट करने को कहता है और टाइम वेस्ट न करने को बोलता है। इंस्ट्रक्टर रियलाइज करता है कि उसने ड्यूअल रोकने की पूरी कोशिश कर ली है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लांस इंस्ट्रक्टर का मूड नोटिस करती है और रूम छोड़ देती है। जाने से पहले वह डेमियन को इन्वॉल्व न होने की हिदायत देती है। डेमियन मुस्कुराता है और अश्योर करता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। इंस्ट्रक्टर किड्स के पास जाता है और रूल्स एक्सप्लेन करता है। वह बताता है कि यह फ्री फॉर ऑल मैच है, ड्यूअल तभी खत्म होगा जब एक साइड सरेंडर करेगी, लेकिन वह यह भी क्लियर कर देता है कि वह कभी भी ड्यूअल रोक सकता है। विंस्टर आस्था को इतनी नफरत भरी नजरों से घूरता है जैसे वह उसे क्रश करके एक फ्रॉड साबित कर देना चाहता हो। तभी इंस्ट्रक्टर मैच स्टार्ट करता है और आस्था बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वह सीधे विंस्टर के पेट में माना इम्ब्यूड पंच मारता है, जिस पर विंस्टर दर्द में पीछे उड़ जाता है और उसके मुंह से लिक्विड निकलने लगता है। विंस्टर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और तब तक आस्था बाकी ट्रेनीज को भी गिरा चुका होता है। सबके सब जमीन पर सिवियर पेन में तड़प रहे होते हैं और सिर्फ विंस्टर ही खड़ा रहता है। आस्था उसे बिल्कुल विलन की तरह घूरता है और कहता है कि वह उसे जिंदगी के कुछ बेस्ट एक्सपीरियंसेस देने वाला है। यह कहते हुए आस्था अपने हाथों में माना बुलेट्स रोल करता है। वह विंस्टर से कहता है कि उसका पहला लेसन यह है कि कभी भी छोटे आदमी को अंडर एस्टिमेट मत करना। विंस्टर की हालत खराब हो जाती है जब वह रियलाइज करता है कि आस्था कैजुअली माना बुलेट्स वील्ड कर रहा है। विंस्टर जानता है कि माना बुलेट कॉन्जर करना क्या मतलब रखता है। आस्था दूसरा लेसन बताता है और कहता है कि लोगों को जल्दी जज करना बंद करो। यह कहते हुए वह विंस्टर और उसके कॉमरेड्स पर कई माना बुलेट्स दाग देता है। सब दर्द से चीख उठते हैं क्योंकि बुलेट्स उन्हें इंटेंस पेन दे रही होती हैं। तीसरे लेसन के लिए आस्था विंस्टर के करीब आता है और कहता है कि यह दुनिया बहुत वास्ट और बिटर है। इसके बाद वह विंस्टर को एक पंच में फिनिश कर देता है। आस्था ट्रेनीज की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि वह खुद उन्हें ये सारे लेसन्स प्रैक्टिकली सिखाने वाला है। विंस्टर दर्द से चिल्लाता है और आस्था को लूनाटिक कहता है। वह कहता है कि आस्था उनके खिलाफ मैजिक यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आस्था आर्ग्यू करता है कि यह भी मैजिक ही है। वह विंस्टर के सिर पर किक मारते हुए कहता है कि वह फिजिकल मैजिक यूज कर रहा है। रूम में मौजूद हर कोई स्टन्ड रह जाता है क्योंकि आस्था ट्रेनीज को ऐसे पीट रहा होता है जैसे वे कुछ भी नहीं हो। वह उन्हें अपनी पर्सनल पॉपेट्स की तरह घसीटता रहता है। अल्फ्रेडो ये सब देखकर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। वह सोचता है कि आस्था ने मैजिक को कितनी बार कंप्रेस किया होगा। बुलेट्स की पावर देखकर अल्फ्रेडो समझ जाता है कि उन्हें कम से कम 4 या 5 बार कंप्रेस किया गया है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर पहले उसे ये माना बुलेट्स लगी होती तो उसे सीरियस डैमेज हो सकता था। अल्फ्रेडो समझ जाता है कि आस्था का अपने इनेट माना पर कंप्लीट कंट्रोल है। इसके अलावा वह लोगों को पीटने में भी काफी अच्छा है। पीछे डेमियन सबको हील करने में लगा होता है ताकि आस्था उन्हें और अच्छे से पीट सके। अचानक लैंस कामों के साथ रूम में एंटर करती है। वह तुरंत अल्फ्रेडो को बुलाती है। इंस्ट्रक्टर को जैसे ही पता चलता है कि मेट्रन आ चुकी है, वह राहत की सांस लेता है कि आखिरकार वे बच गए हैं। कामो अल्फ्रेडो से पूछती है कि यह सब क्या चल रहा है। अल्फ्रेडो एडमिट करता है कि वह बस एक टेस्ट कर रहा था। कामो को यकीन नहीं होता कि अल्फ्रेडो इस हालात को टेस्ट कह रहा है। आस्था ट्रेनीज को बुरी तरह ट्रैश कर रहा होता है और डेमियन पीछे से सपोर्ट दे रहा होता है। कामो अल्फ्रेडो को ऑर्डर देती है कि ट्रेनीज को इकट्ठा करे और उन्हें विड्रॉ करने को कहे। साथ ही वह डेमियन और आस्था को उनके रूम में जाने के लिए कहती है। इसके बाद वह इंस्ट्रक्टर के पास जाती है और कहती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, जिसे सुनकर वह शॉक हो जाता है। उसी रात गामो अल्फ्रेडो से कहती है कि वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था, भले ही उसकी इंटेंशन सही थी। अल्फ्रेडो अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि वह पनिशमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है। गामो पूछती है कि क्या ड्यूएल के दौरान आस्था को डेमियन की हेल्प मिली थी। अल्फ्रेडो मना कर देता है और कहता है कि आस्था बस लोगों को मारने में बहुत अच्छा है। वह यह भी बताता है कि आस्था ने मैजिक बुलेट दोबारा यूज किया था और उसे कई बार कंप्रेस किया था ताकि पावर बढ़ सके। यह सुनकर गामो रियलाइज करती है कि आस्था का माना कंट्रोल काफी अच्छा है। उसने खुद देखा था कि आस्था 5 ट्रेनीज को एक साथ पीट रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो। वह यह भी समझती है कि मैजिक बुलेट हैंडल करना हाई लेवल मेज के लिए भी मुश्किल होता है। कामो सक्सेसर प्रपोजल के बारे में पूछती है, जिस पर अल्फ्रेडो बताता है कि आस्था ने बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया था। कामो समझ जाती है कि उसे इस किट को दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। वह अल्फ्रेडो से कहती है कि आस्था को उसके पास लाया जाए। कुछ ही देर में आस्था गामो से मिलने आता है और डेमियन
डेमियन भी वहीं कुकीज खाते हुए बैठा होता है, बिल्कुल स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह। गामो कुछ कहे उससे पहले टेबल पर आस्था के सामने एक बॉक्स रख देती है। आस्था सरप्राइज हो जाता है और गामो उसे याद दिलाती है कि अल्फ्रेडो ने उसे गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था। आस्था और ज्यादा शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि गिफ्ट खुद गामो ने प्रिपेयर किया है। वह उसे बॉक्स खोलने को कहती है और जैसे ही आस्था खोलता है वह शॉक हो जाता है। उसके अंदर एक हाई ग्रेड आइटम होता है। आस्था हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लैंडोर फैमिली में भी यह सिर्फ टॉप 5 मैच डिवीजनों के रिक्रूट को मिलता है। आस्था को बिना डाउट लगने लगता है कि इस गिफ्ट के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है। कामो जैसे उसका माइंड पढ़ लेती है और कहती है कि वह बिना किसी वरी के गिफ्ट ले सकता है। वह बताती है कि अस्ता ने ग्रे जोन में उसके बेटे की हेल्प की थी और ये अर्लियर इंसिडेंट के लिए अपॉलॉजी भी है। अस्ता किसी ट्रैप में नहीं पड़ना चाहता और पूछता है कि अगर वह आइटम कंज्यूम करता है तो क्या उसे ब्लैंडोर ज्वाइन करना पड़ेगा। गामो मना कर देती है। फिर अस्ता पूछता है कि क्या आइटम में पॉइजन है और जवाब फिर भी नो होता है। अस्ता शॉक हो जाता है कि आइटम कंज्यूम करने पर कोई कंडीशन नहीं है। वह गामो को गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद गामो बताती है कि उसके पास एक प्रपोजल है। यह सुनते ही अस्ता समझ जाता है कि वह सही था। गामो बताती है कि वह अस्ता का एकेडमी में एडमिशन अरेंज करना चाहती है ताकि वह डामियन के साथ पढ़ सके। अस्ता कंफ्यूज हो जाता है। गामो बताती है कि डेमियन को पिछले साल एकेडमी जाना था लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए यह साल पोस्टपोन हुआ। वह यह भी कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमियन ऐसे भाग जाएगा। वह देख सकती है कि डेमियन को अस्ता पसंद है, इसी वजह से वह उससे रिक्वेस्ट कर रही है। अस्ता समझ जाता है कि गामो पूरी कोशिश कर रही है कि डेमियन एकेडमी में रहे क्योंकि अगर उसे फोर्स किया गया तो वह फिर भाग जाएगा। अस्ता इसे अपने लिए भी एक रेयर अपॉर्चुनिटी मानता है। एकेडमी उसे कनेक्शंस दे सकती है, इसलिए यह आइडिया उसे बुरा नहीं लगता। वह जानता है कि यह गुड आइडिया है लेकिन उसे यह भी फील होता है कि जैसे उसके गले में लीश डाल दी गई हो। वह डिसाइड करता है कि वह इस बारे में सोचेगा। कामो उसके डिसीजन से एग्री करती है और कहती है कि वह उसके रिप्लाई का वेट करेगी। फिर वह आस्था से पूछती है कि उसने अल्फ्रेडो का सक्सेसर बनने का ऑफर क्यों रिजेक्ट किया। आस्था सेंस कर लेता है कि अल्फ्रेडो डोर के पीछे छुपकर सुन रहा है और वह जानबूझकर उसका ईगो हर्ट करना चाहता है। वह बस इतना कहता है कि उसके नीज उसे बहुत प्यारे हैं, मतलब वह किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। यह बात सीधे जाकर बटलर को लगती है जो डोर के पास छुपा हुआ सुन रहा होता है। जब आस्था अपने रूम में लौटता है तो वह आइटम कंज्यूम करता है। वह बॉडी में हो रहे चेंजेस से इम्प्रेस्ड हो जाता है। सिर्फ 10% अब्सॉर्प्शन से ही उसका माना काफी बढ़ जाता है। उसका फिजिक भी फ्लेम बॉन्ड जैसा होने लगता है। आस्था इस बात से और ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है कि आइटम अब्सॉर्ब करने से उसके बॉडी में कोई इंप्यूरिटी नहीं आती। एकेडमी के बारे में वह पहले ही सोच चुका होता है और उसके पास आंसर भी होता है। वह जानता है कि एकेडमी ज्वाइन करने से उसे जल्दी स्पॉन्सर मिलने का चांस मिलेगा। फायदे बहुत हैं, लेकिन साथ ही उसे फील होता है कि वह किसी ट्रैप में कदम रख रहा है। इसके बाद आस्था रन के लिए निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपने रूम से बाहर निकलता है वह किसी को पूछते हुए सुनता है कि क्या वह अस्ता है। अस्ता पलटकर उस आदमी को देखता है और उसकी अपीयरेंस ऑब्जर्व करता है जिसके प्लैटिनम ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। क्योंकि डेमियन डायरेक्ट डिसेंडेंट है, अस्ता मान लेता है कि सामने वाला बंदा उसका कोई रिलेटिव होगा। अस्ता झूठ बोलने का फैसला करता है और उस डूड से कहता है कि वह अस्ता नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है। यह सुनकर वह ड्यूड शॉक हो जाता है क्योंकि सामने खड़े इंसान की अपीयरेंस बिल्कुल वही मैच कर रही होती है जो उसे बताई गई थी। अस्ता अपने झूठ को सपोर्ट करते हुए कहता है कि रोशनी की वजह से बालों का कलर बदल सकता है, मतलब बहुत सी चीजें अलग हो सकती हैं। यह सुनकर वह ड्यूड मान लेता है कि शायद उसने गलत इंसान पकड़ लिया है और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगते हुए पलटकर जाने लगता है। तब एल्फ्रेडो तेजी से वहां आ जाता है और गलत समय पर अस्ता का नाम ले लेता है। वह फिर से बटलर वाली बात करने आया होता है लेकिन उसका नाम लेना ही उस स्ट्रेंज डूड को अस्ता की आइडेंटिटी बता देता है जो पहले ही जा रहा होता है। वह ड्यूड तुरंत पलटता है और कहता है कि उसे पहले से ही शक था क्योंकि अस्ता का चेहरा अनप्लेजेंट है। अब अस्ता के पास झूठ छुपाने का कोई तरीका नहीं बचता और वह मान लेता है कि वही अस्ता है जिसे वह ढूंढ रहा था। यह बात उस ड्यूड को गुस्सा दिला देती है, लेकिन जैसे ही वह अल्फ्रेडो को वहां देखता है वह पीछे हट जाता है। जाते जाते वह अस्ता को कहता है कि दिन में बाद में मेज हॉल आए ताकि वह उसे पीट कर मैनर्स सिखा सके। उस ड्यूड के जाने के बाद अल्फ्रेडो अस्ता से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अस्ता
मना कर देता है। अंदर ही अंदर अस्ता वैसे भी अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहता था और उसे वह ड्यूड एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट लगता है। अस्ता डिसाइड करता है कि वह बाद में मेज हॉल जाकर उसे पीटेगा। इसके बाद अस्ता अल्फ्रेडो से पूछता है कि क्या वह अभी गामो से मिल सकता है। अस्ता को गामो के ऑफिस ले जाया जाता है। गामो शॉक हो जाती है कि अस्ता इतनी सुबह मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहा है। वह पूछती है कि क्या उसने उनकी कॉन्वर्सेशन के बारे में फैसला कर लिया है और अस्ता हाँ कह देता है। सरप्राइजिंगली अस्ता बताता है कि वह एकेडमी में एनरोल होने वाला है जैसा उन्होंने ऑफर दिया था। यह सुनकर गामो सरप्राइज भी होती है और रिलीव्ड भी। वह अस्ता से कहती है कि वे जल्दी ही सारी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। इसके बाद आस्था रूम से निकल जाता है और अल्फ्रेडो अंदर आता है। वह गामो से आस्था के बारे में पूछता है और गामो से अश्योर करती है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अल्फ्रेडो यह सुनकर खुश हो जाता है और अंदर ही अंदर जीत सेलिब्रेट करता है। असल में प्लान ये होता है कि वे आस्था की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आस्था को अपनी ट्यूशन भरने में दिक्कत होगी। अल्फ्रेडो मानता है कि आस्था और एंग्शियस होगा क्योंकि वह और ज्यादा सीखना चाहेगा। ऐसे में अल्फ्रेडो बीच में आकर मदद करने की योजना बनाता है। कामो अल्फ्रेडो को ऑर्डर देकर चुप कराती है क्योंकि वह ज्यादा लाउड हो रहा होता है। अल्फ्रेडो माफी मांगता है और किचन की तरफ चला जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला होता है। उसके जाने के बाद गामो समझ जाती है कि अल्फ्रेडो इतना खुश क्यों है। उसे लगता है कि अल्फ्रेडो को आखिरकार अस्ता को अपना सक्सेसर बनाने का चांस मिल गया है, लेकिन साथ ही गामो को यह प्लान काफी स्लॉपी लगता है। फिर भी अल्फ्रेडो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि प्रीवियस हेड बटलर ने भी उसी पर यही ट्रिक यूज की थी। इसके बाद अस्ता मेज हॉल जाने का फैसला करता है जहां अर्लियर वाला जर्क उसे बुलाकर गया था। अस्ता डोर खोलता है और एक मेज को देखता है जिसका चेहरा हुड से ढका होता है। वह उससे पूछता है कि वह क्यों आया है। क्योंकि आस्था को उस ब्रैट का नाम नहीं पता होता, वह थोड़ा स्टटर करने लगता है। तभी वह मेज सडनली लिवली हो जाता है और कहता है कि वह अस्ता का ही इंतजार कर रहा था। वह अस्ता को फॉलो करने को कहता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। वह अस्ता को अंदर आने के लिए कहता है लेकिन सिर बचाकर रखने की वार्निंग देता है। आस्था रूम में एंटर करता है और उस पर कई उड़ते हुए नोट्स टकराते हैं। तभी उसे समझ आता है कि मेज ने सिर बचाने को क्यों कहा था। थोड़ी देर बाद आस्था एक डूड से मिलता है जो खुद को वेंजी वॉन ब्लोंडोर बताता है। वह आस्था से पूछता है कि क्या वह भाई से मिलने आया है। यह सवाल सुनकर आस्था जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह सोचता है कि क्या अर्लियर वाला ब्रैट उसका भाई था। पास्ट लाइफ से आस्था को मेजेस के बारे में एक कॉमन बात पता होती है। आमतौर पर मेजेस के बाल पहले बिखरते हैं, फिर झड़ने लगते हैं और आखिर में वे खुद ही बाल उखाड़ देते हैं ताकि ग्रोथ रुक जाए। आस्था इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है। फर्स्ट स्टेज में मैग मानने से इंकार करता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं और रोप से ढक लेता है। सेकंड स्टेज में वह हार मानकर अपना गंजा सिर दिखा देता है। थर्ड स्टेज में वह रियलिटी एक्सेप्ट करके पूरा सिर शेव कर लेता है। लेकिन एक फोर्थ स्टेज भी होता है जहां मेज रिसर्च करने लगता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जाए। वे मैजिक से बाल उगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज तक कोई सक्सीड नहीं हुआ। हालांकि ये सारी चीजें वेंजी पर अप्लाई नहीं होती जो आराम से उसके सामने खड़ा होता है। सबसे पहले वेंजी अपने छोटे भाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अस्ता वेंजी से पूछता है कि क्या वह एकेडमी में काम करता है। वेंजी बताता है कि वह फिलहाल वाइस टीन है। इसके बाद वह अस्ता को ड्रिंक सर्व करता है। अस्ता इम्प्रेस्ड होता है कि वेंजी इतनी कम उम्र में वाइस डीन बन चुका है। उसे पूरा यकीन होता है कि वेंजी सिर्फ फैमिली नेम की वजह से इस पोजीशन पर नहीं है, बल्कि वह सच में स्किल्ड है। वेंजी अस्ता को टीज करते हुए कहता है कि वह काफी अलग है। फिर वह बताता है कि उसे पता है कि अस्ता को जेनियन एकेडमी में एनरोल होने के लिए एनकरेज किया गया है, जो कि एक बिग डील है। वेंजी अस्ता को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि यह सीखने का अच्छा मौका है। वह यह भी बताता है कि वह खुद एकेडमी का ग्रेजुएट है और 145वीं क्लास से है। अस्ता अनइम्प्रेस्ड रहता है क्योंकि उसने वेंजी से ये डिटेल्स मांगी ही नहीं होती। वेंजी ये नोटिस कर लेता है और तुरंत माफी मांगता है। कहता है कि वह बस एक्साइटेड हो गया था। इसके बाद वेंजी कहता है कि अब मेन पॉइंट पर आते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक बात कंफर्म करना चाहता है। वह अस्ता से पूछता है कि क्या वह किसी फ्रेंड के लिए अपनी जान रिस्क करने को तैयार है। यह सवाल सुनकर आस्था पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वेंजी बताता है कि यह सब ब्लॉन्डर फैमिली की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। वो अपने स्टोरेज स्पेस से एक बुक निकालता है। बुक देखते ही अस्ता का चेहरा शौक से चमक उठता है। वेंजी उसे बताता है कि अगर अस्ता अपनी जान रिस्क कर सकता है तो वह उसे यह टोम दे देगा। यह बुक ब्लॉन्डर फैमिली का सीक्रेट है, हीलिंग लाइट। उधर गामो अपने गार्डन में काम कर रही होती है और डेमियन के एकेडमी जाने के बारे में सोच रही होती है। वह खुश होती है कि सब कुछ बिना स्ट्रेस के हैंडल हो गया। वह आस्था को डेमियन का अच्छा फ्रेंड मानती है। गामो जानती है कि आस्था की नेचर अच्छी है, भले ही अल्फ्रेडो कहता है कि वह कभी कभी जर्क बन जाता है। उसे इसकी चिंता नहीं होती क्योंकि हर किड में थोड़ी शेमलेस साइड होती है। गामो इस बात से भी खुश होती है कि डेमियन का बैकग्राउंड
जानने के बाद भी आस्था का बिहेवियर नहीं बदला। वह जानती है कि आस्था जैसे लोग अलग होते हैं, इसी वजह से वह उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती है। फिर भी गामो एक बिटर ट्रूथ जानती है। आस्था एक फ्री बर्ड की तरह है जिसे कोई केज में बंद नहीं कर सकता, लेकिन डेमियन की वजह से वह हर पॉसिबल तरीका सोच रही है जिससे आस्था पास ही रहे। मगे हॉल में वापस आस्था सोचता है कि वेंजी उसे फैमिली की सीक्रेट टेक्निक क्यों ऑफर कर रहा है। वह सिचुएशन एसेस करता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वेंजी भी उसी आस्था की इमोशंस पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि आस्था कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा होता है। उसे लगता है जैसे आस्था ने मास्क पहन रखा हो जिसके पीछे उसकी असली पहचान छुपी हो। वेंजी फिर आस्था से कहता है कि आंसर देने से पहले अच्छे से सोच ले और सामने दिख रहे रिवॉर्ड से ब्लाइंड न हो, जिस पर आस्था WJI से कहता है कि वह उसे अपना जवाब देगा। आस्था साफ बोल देता है कि अगर उसकी रिक्वेस्ट ऐसी हुई जो वह कर सकता है तो वह करेगा, और अगर नहीं कर पाया तो जरूरी नहीं है। इस पर WJI बताता है कि सिर्फ प्रपोजल सुनने से ही उसकी जान रिस्क में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर वह प्रपोजल सुनकर मना करता है तो शायद उसे मारना पड़े। बिना किसी डर के आस्था WJI से कहता है कि वह उसे मार सकता है क्योंकि इंसान एक ही बार जीने के लिए बना होता है, भले ही यह उसकी दूसरी लाइफ ही क्यों ना हो। यह सुनकर वेंजी आस्था को इंटिमिडेट करने के लिए अपनी स्केरी ऑरा रिलीज करता है, लेकिन आस्था बिल्कुल भी हिलता नहीं है। जब वेंजी रियलाइज करता है कि यह बंदा आसानी से डरने वाला नहीं है तो वह स्माइल करता है और कहता है कि आस्था टेस्ट पास कर चुका है। WJI बताता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर वह ट्रस्ट कर सके, लेकिन वह इंसान उसके फैमिली के अंदर से नहीं हो सकता। वह पहले कुछ उल्टी सीधी बातें करता है और फिर अपनी असली इंटेंशन रिवील करता है। WJI आस्था को बताता है कि उसकी सिचुएशन फैमिली के अंदर पावर स्ट्रगल की नहीं है। फैमिली काफी क्लोज है, लेकिन डेक्लन फैमिली की तरफ से उस पर क्लोज सर्वेलेंस चल रही है। यह सुनकर आस्था सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि डेक्लन फैमिली उसे क्यों सर्वेल कर रही है, जबकि उसने पहले ही कहा है कि उसे मरने से फर्क नहीं पड़ता। इस पर WJI अपनी असली डायलेमा बताता है। दरअसल वह डेक्लन फैमिली की ओरिजिन्स मैजिक पर रिसर्च कर रहा है और उसे एक ब्रेक थ्रू मिला है। वह डेक्लन फैमिली की हेवनली ओरिजिन मैजिक हासिल कर चुका है जो सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड है। यह सुनते ही आस्था सीरियस हो जाता है और समझ जाता है कि वह लगभग एक डेड मैन के सामने बैठा है। वह WJI से पूछता है कि क्या वह इस रिसर्च से उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी वेंजी रिवील करता है कि उसने डेक्लन फैमिली की सीक्रेट आर्ट को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढ लिया है और उसे परफेक्शन तक ले जाने का रास्ता भी। यह सुनकर आस्था कंक्लूड करता है कि वह एक ऐसे इंसान के सामने बैठा है जिसे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं है। WJI एडमिट करता है कि वह रिसर्च करने से खुद को रोक नहीं पाया। आस्था उसे एक कंप्लीट लूनेटिक मानता है, लेकिन साथ ही उसे टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। पास्ट लाइफ में जब डेक्लन ने ब्लैंडोर फैमिली को वाइप आउट किया था, तब वेंजी अपने न्यू 10,000 सर्कल रिसर्च में बिजी था। इसी वजह से डेक्लन ने ब्लैंडोर फैमिली को खत्म करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि उसे उस पावर की पॉसिबिलिटी दिख गई थी। आस्था को समझ आने लगता है कि डेक्लन ने शायद उस पावर को अडॉप्ट कर लिया था और यही रीजन है कि वह इतना इंसेनली स्ट्रांग बन गया। इसके बाद वेंजी आस्था से पूछता है कि क्या वह उसकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि वह रिसर्च को और आगे ले जाना चाहता है। आस्था उससे पूछता है कि उसने इस मिशन के लिए उसे ही क्यों चुना। WJI बताता है कि वह इस रिसर्च को फैमिली को रिपोर्ट नहीं कर सका क्योंकि उसे लगता है कि कहीं कोई मोल है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया। आस्था सजेस्ट करता है कि शायद सेक्रेटरी हो, लेकिन वेंजी डिसएग्री करता है और कहता है कि प्रॉब्लम एक्विजिशन राउट से जुड़ी है। WJI बताता है कि जैसे ही उसे पता चला कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, उसने कुछ प्रिकॉशंस ले लिए थे। इस पर आस्था पूछता है कि वह डेक्लन का साइड क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि वह बेटर ऑप्शन लगता है और वे उसे वेलकम भी कर लेंगे। WJI बताता है कि डेक्लन के पास न जाने के उसके पर्सनल रीजंस हैं। चूंकि आस्था ब्लैंडोर फैमिली से टाइड नहीं है, इसलिए वह उसे परफेक्ट कैंडिडेट मानता है। WJI बताता है कि यह जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल वह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। वह आस्था को अश्योर करता है कि रिवॉर्ड प्रॉपर मिलेगा। वह चाहता है कि आस्था थीसिस को जेनोन अकेडमी के प्रोफेसर पेरून तक पहुंचाए। रिवॉर्ड में वह आस्था को हीलिंग लाइट स्पेल देने वाला है। आस्था अपॉर्चुनिटी सेंस करता है और एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। वह WJI से कहता है कि उसके पास इससे बेहतर डील है। आस्था कहता है कि वह हीलिंग लाइट स्पेल कॉम्पेंसेशन में चाहता है और साथ ही 1000 सर्कल भी, जब वेंजी उसे कंप्लीट कर ले। यह सुनकर वेंजी मान लेता है कि आस्था सच में एक शेमलेस जर्क है। मिशन क्रिटिकल होने की वजह से वेंजी के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। वह आस्था को अश्योर करता है कि काम पूरा होने के बाद स्पेल जरूर देगा, लेकिन WJI एक कंडीशन भी रखता है। वह चाहता है कि आस्था रिसर्च कंप्लीट होने से पहले भी
उसकी हेल्प करता रहे। आस्था उसे अश्योर करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीसिस लेते वक्त आस्था मजाक में वेंजी से कहता है कि उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर साफ कर देता है कि वह बस मजाक कर रहा था। इसके बाद आस्था पूछता है कि क्या प्रोफेसर पेरून ट्रस्टवर्दी है। WJI बताता है कि वह और पेरून एकेडमी के टाइम से स्कूलमेट्स रहे हैं और हमेशा राइवल्स रहे हैं। दोनों हर चीज में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन वेंजी के फैमिली लौटने के बाद राइवलरी खत्म हो गई थी। आस्था यह सोचकर हैरान हो जाता है कि एकेडमी में उसे वेंजी जैसा एक और लूनेटिक मिलने वाला है। जब आस्था अपने रूम पहुंचता है तो उसे वेंजी की तरफ से कई बुक्स मिलती हैं। साथ में एक लेटर भी होता है। लेटर में वेंजी बताता है कि बुक्स किस ऑर्डर में पढ़नी है ताकि नॉलेज सही तरीके से बिल्ड हो सके। आस्था बिना टाइम वेस्ट किए बुक्स ऑर्गेनाइज करता है और मानता है कि वेंजी सच में जीनियस है। आस्था अपने बुक स्पॉन्सर्स की लिस्ट बनाता है और सबसे ऊपर वेंजी का नाम होता है। वह प्लान करता है कि हीलिंग लाइट वाली बुक को फ्यूचर में बनने वाले टावर में रखेगा ताकि हर कोई उसे पढ़ सके, लेकिन वह जानता है कि इस बारे में डेमियन से बाद में बात करनी होगी। आस्था फ्रेंड प्रिविलेज यूज करके डेमियन को मनाने का प्लान बनाता है। वह अपने ड्रीम पर ऑलरेडी प्राउड फील करता है क्योंकि उसका एम लोगों को मैजिक सिखाना है। वह वेंजी के साथ हुई मीटिंग को बहुत क्रूशल मानता है। दूसरी तरफ वेंजी भी खुश होता है कि उसकी मुलाकात आस्था से हुई। उसे आस्था एक यूजफुल इंसान लगता है जिसमें उसकी इंटरेस्ट पड़ गई है। वह इस बात से भी इम्प्रेस्ड होता है कि आस्था को मौत से डर नहीं लगता। डेथ सिर्फ एक थ्रेट था, लेकिन आस्था के चेहरे पर डर का कोई साइन नहीं था। वेंजी साफ देख सकता है कि आस्था की आंखें ऐसे इंसान की हैं जो डेथ से नहीं डरता। वेंजी खुश होता है कि उसे फाइनली कोई यूजफुल इंसान मिला है, ना कि वो यूजुअल पिग्स जिनके साथ वह काम करता आया है। उसे यह भी फील होता है कि आस्था बहुत कुछ हाइड कर रहा है, लेकिन वह इसे एक गुड थिंग मानता है। वेंजी आस्था को अपने जैसा ही सपना देखने वाला इंसान मानने लगता है। इसके कुछ समय बाद आस्था एकेडमी के लिए प्रिपेयर करता है। वह अपना सामान पैक करता है और एकेडमी यूनिफॉर्म पहनता है। लांस उसे पिक करने उसके रूम में आती है और बताती है कि एकेडमी पहुंचकर उसे सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। लैनकेंसी ये भी बताती है कि आस्था और डेमियन दोनों एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। लांस उसके लुक की तारीफ करती है और कहती है कि यूनिफॉर्म उसे सूट करता है। आस्था जेंटलमैन की तरह थैंक यू कहता है। वो एग्जामिशन के बारे में सोचता है और समझ जाता है कि यह प्रेस्टिजियस फैमिलीज के लिए होता है जिसे स्पेशल एडमिशन कहा जाता है। आस्था खुश होता है कि उसे भी यह मिला है। कैरेज के पास पहुंचकर वह डेमियन और उसकी मां को इंतजार करते देखता है। कामो दोनों को एकेडमी में सेफ रहने को कहती है और आस्था इसे एक्नॉलेज करता है। कामो आस्था से यह भी कहती है कि वह उसके लिए प्रे कर रही है ताकि वह अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सके। आस्था स्माइल करता है और वुमन को थैंक करता है। अंदर ही आस्था बिना किसी डाउट के अपने रिजल्ट्स अचीव करने का एम रखता है क्योंकि एकेडमी अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है और आस्था सब कुछ ग्रैब करना चाहता है। वह अपने प्यारे क्लासमेट्स से मिलने के लिए भी एक्साइटेड है। एकेडमी के रास्ते में आस्था उस लाइट स्पेल बुक को चेक करता है जो WJI ने उसे दी थी। वह बुक की इंटरप्रिटेशंस देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसे काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। असल में हर नोबल टेक्निक्स को इंटरप्रेट करने का अपना तरीका रखता है, लेकिन बाकी वर्जन्स के मुकाबले आस्था को लगता है कि WJI की इंटरप्रिटेशन डेक्लर के सेलेस्टियल प्रिंसिपल के साथ मैच करती है। थोड़ी देर बाद वे एकेडमी पहुंच जाते हैं। आस्था खिड़की के पास खड़ा होकर फेमस जेनन एकेडमी को देखता रहता है। लैनसेंसी उन्हें बताती है कि कैरेज सर्विस से यहीं खत्म होती है। फाउंडिंग प्रिंसिपल की टीचिंग्स के हिसाब से एडमिशन के समय स्टेटस चाहे जो भी हो, हर स्टूडेंट को पैदल चलकर ही अंदर जाना होता है। लांस उन्हें बताती है कि अब यही वो जगह है जहां से वे अलग होंगे और वह किड्स को एकेडमी में अच्छा टाइम बिताने की विश करती है। कैरेज से उतरते ही डेमियन आस्था का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें जल्दी सेरेमोनी के एंट्रेंस पर पहुंचना होगा क्योंकि लैनसेंसी ने बताया था कि लेट हुए तो सीट्स नहीं मिलेंगी। यह सुनकर आस्था शॉक हो जाता है क्योंकि एंट्रेंस सेरेमोनी कोई विलेज थिएटर नहीं है जहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता हो। तब उसे याद आता है कि यह बात लैनसेंसी ने कही थी। वह तुरंत समझ जाता है कि लांस ने यह बेट लगाया था ताकि डेमियन धीरे न चले। आस्था डिसाइड करता है कि वह एक बार उसके साथ प्ले अलोंग करेगा। वे जल्द ही उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहां सेरेमोनी हो रही होती है और डेमियन वहां मौजूद क्राउड देखकर हैरान रह जाता है। हॉल का आधा हिस्सा खाली होने के बावजूद डेमियन अब भी लांस की बात मान लेता है कि अगर वे लेट आते तो सीट्स नहीं मिलती। आस्था को यकीन नहीं होता कि डेमियन अब भी इतना भोला है कि उसे ट्रिक का पता नहीं चला। आस्था अपनी सीट रिजर्वेशन से निकालता है ये देखने के लिए कि उन्हें कहां बैठना है। डेमियन हॉल में एक जगह की तरफ इशारा करता है और वहीं बैठने का सजेस्ट करता है, जिससे आस्था कंफ्यूज हो जाता है। वह ये समझ नहीं पाता कि डेमियन एकेडमी में आने को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है, जबकि वही पहले भाग रहा था। अचानक डेमियन एक दूसरे स्टूडेंट से टकरा जाता है जो
जो एक लंबा और जायंट सा डूड होता है जिसका नाम एक्स्टर है। वह डेमियन को ऐसे नीचे देखता है जैसे वह कोई कीड़ा हो। आस्था अपने फ्रेंड को उठाने में मदद करता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। डेमियन आस्था को एश्योर करता है कि वह फाइन है और सारी गलती अपनी बता देता है कि वह रास्ता नहीं देख रहा था। डेमियन और आस्था वहां से जाने ही वाले होते हैं कि एक्स्टर उन्हें रोक लेता है। पता चलता है कि डेमियन ने उसकी क्लोथ्स पर सलाइवा लगा दी है। आस्था अभी पूरा सीन समझ ही रहा होता है कि डेमियन उस डूड के पास भाग कर जाता है, उसे साफ करने की कोशिश करता है और उल्टा और ज्यादा सलाइवा लगा देता है। इससे एक्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह डेमियन के चेहरे पर पंच मार देता है, लेकिन आस्था समय रहते पंच ब्लॉक कर लेता है। आस्था उसे कहता है कि टैंट्रम बंद करे इससे पहले कि वह कोई बड़ी गलती कर बैठे। एक्स्टर गुस्से में आस्था से पूछता है कि वह कौन है। डेमियन जवाब देता है कि आस्था उसका फ्रेंड है। आस्था भी इस बात से अग्री करता है और तभी एक्स्टर को समझ आता है कि आस्था ने डेमियन की हेल्प क्यों की। इसके बाद एक्स्टर आस्था को धमकी देता है कि उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा। आस्था पहले से समझ जाता है कि यह किस तरफ जा रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह जान जाता है कि एक्स्टर वर्ड से नहीं फिस्ट से मैटर सेटल करना चाहता है। यह सीन हॉल में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लेता है। एक्स्टर डोलम्पी फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट होता है। स्टूडेंट्स आपस में बेट लगाने लगते हैं कि फाइट कौन जीतेगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक्स्टर ही जीतेगा। वहीं एक स्टूडेंट फाइट रोकने की बात करता है क्योंकि क्राउड में फाइट डेंजरस हो सकती है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट तुरंत ट्रियो के चारों तरफ बैरियर बना देता है ताकि वे आराम से फाइट कर सकें। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक्स्टर के लिए चीयर करने लगते हैं और उसे विन करने के लिए उकसाते हैं। उसी दौरान दूर खड़ा एक क्रीपी स्टूडेंट मुस्कुरा रहा होता है जो फाइट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। बैरियर के अंदर पहुंचते ही एक्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और आस्था से भी वही करने को कहता है। आस्था बस इतना कहता है कि वह एक्स्टर की तरह नोबिलिटी से पैदा नहीं हुआ। वह चाहता है कि एक्स्टर उसे एक रैंडम पासर बाई समझे। एक्स्टर आस्था से कहता है कि वह उसे फर्स्ट स्ट्राइक लेने देगा क्योंकि वह एक मेज है। यह सुनकर आस्था हंसता है और एक्स्टर को टीज करता है। इससे एक्स्टर बौखला जाता है और पागलों की तरह आस्था की तरफ चार्ज करता है। आस्था उसे याद दिलाता है कि वह दो लोगों से लड़ने वाला है। वह एक्स्टर के पंच को डॉज करता है और उसके चेहरे पर पेनफुल हिट मारता है जिससे एक्स्टर पीछे चला जाता है। एक्स्टर को यकीन नहीं होता कि उसे एक एकेडमी स्टूडेंट ने पंच मारा है और वह भी इतने वेट के साथ। वह सोचने लगता है कि क्या आस्था सच में मैजिशियन है। अचानक एक्स्टर रियलाइज करता है कि डेमियन ने उस पर हीलिंग स्पेल कास्ट कर दिया है। वह समझ नहीं पाता कि डेमियन ऐसा क्यों कर रहा है और उसे यह भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी का सबसे ब्रूटल मोमेंट आने वाला है। एक्स्टर सोच में ही होता है कि आस्था उसके पास पहुंचकर उसके पेट में एक और पंच मार देता है। इससे पहले कि एक्स्टर कुछ समझ पाए उसके शरीर पर कई ब्लोज पड़ने लगते हैं। अब उसे समझ आता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। एक उसे मार रहा है और दूसरा उसे हील कर रहा है। वह मजबूर होकर मान लेता है कि वह कुछ क्रेजी लोगों से लड़ रहा है। एक्स्टर को अचानक फील होता है कि शायद वह डर रहा है, लेकिन आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसे चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि वह वॉरियर्स की उम्मीद है, इसलिए उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। मोटिवेशन मिलने पर एक्स्टर खुद को संभालता है और गुस्से में आस्था को एक मियर मैजिशियन कहता है। वह जोर से आर्म स्विंग करता है लेकिन आस्था पहला बार डॉज कर लेता है। आस्था उसकी कोशिश की तारीफ करता है लेकिन एक्स्टर चिल्लाकर कहता है कि उसे अंडर एस्टिमेट न करे। पूरी ताकत लगाकर एक्स्टर अपना राइट आर्म स्विंग करता है और इस बार आस्था को हिट कर देता है। आस्था पीछे उड़ जाता है और स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एक्स्टर आखिरकार फाइट में आ गया होता है। लेकिन एक्स्टर खुद प्राउड फील नहीं करता। उसे पता होता है कि हिट लगी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत हल्का था। आस्था अपने बॉडी को एक्रोबैटिक तरीके से घुमाता है और अपने पैरों पर लैंड करता है। एक्स्टर यह देखकर स्टन्ड हो जाता है लेकिन शॉक साइड में रखकर फिर से आस्था की तरफ दौड़ता है। आस्था पीछे देखता है और नोटिस करता है कि डेमियन अब भी एक्स्टर पर हीलिंग मैजिक कास्ट कर रहा है। इससे उसे समझ आता है कि उसे फिनिश करना मुश्किल होगा, इसलिए उसे सिंगल हिट में टेक आउट करना पड़ेगा। इसके लिए आस्था एक टेक्निक यूज करता है जो उसने पास्ट लाइफ में अपने कॉमराड्स के साथ मिलकर डेवलप की थी। मैजिकल पार्टिकल्स के कोलिजन से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यह टेक्निक मैजिक यूज करती है, लेकिन यह ना प्योर मैजिक है और ना मार्शल आर्ट्स। ये मैजिकल प्रॉपर्टीज का एक टेक्निकल एप्लीकेशन है। मूव तैयार करने के बाद आस्था एक्स्टर को बहुत पास आने देता है और फिर उस टेक्निक से हिट करता है। इससे एक मैसिव शॉक वेव निकलती है जो स्पेक्टेटर्स को ऑलमोस्ट ब्लाइंड कर देती है और बैरियर भी टूट जाता है। हर कोई शॉक में रह जाता है कि उन्होंने आस्था से क्या देख लिया। तभी एक्स्टर डीएमई सीट से समीरी पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। यह देखकर सब स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि माइटी एक्स्टर सिर्फ एक पंच में गिर चुका होता है। आस्था एक प्रॉपर वॉरियर की तरह हाथ ऊपर उठाता है ताकि ऑरा फार्म कर सके और बाकी स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आस्था सच में मैजिशियन है या कुछ और, जिस तरह से उसने फाइट हैंडल की है।